जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता है क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर आज से शुरू होने वाला है कोर्स का, मेरा पहला कोर्स। कौन सा कोर्स? जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो जिसने नहीं देखा वो देख लेना। और आज हम शुरू करने वाले हैं ओपी गाबा। और ओपी गाबा में भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस बीए और एमए जो पॉल साइंस कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगी इस लेक्चर सीरीज़ से। प्लस बस मुझे 5 बच्चे चाहिए, सिर्फ 5 जेन्युइन बच्चे जो मेरा वीडियो देखें, और ज़्यादा व्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई होगी, साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊँगी, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा जेआरएफ वगैरह के लिए, और आपका भी, है ना। तो बस देखते हैं कितने व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ आए ना आए, मैं कंटिन्यू रखूँगी। एटलीस्ट 5 व्यूज़ तो 2 रोज़ के आने चाहिए कि 5 बच्चे देख रहे हैं। 2 बच्चों का तो कमिटमेंट मुझे मिला था, बाकी पता नहीं कोई दिखता है नहीं दिखता, वो बात की बात है। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसमें जितने भी बॉक्सेस वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा डेफिनेशंस होती हैं, वो बताऊंगी। उसके अलावा हम जो आइडियोलॉजीज़ हैं, मतलब चैप्टर वाइज, वो भी कवर करेंगे। अब क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं कैमरा बंद करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ जो सेटअप है ना, इसमें बहुत सारी लाइट्स पड़ती हैं। ऊपर सीलिंग की लाइट चल रही है, सामने रिंग लाइट चल रही है, लैपटॉप की अलग से लाइट आँखों पे पड़ती है, तो मेरी आँखें बहुत दर्द करने लग जाती है। तो मैं पूरा टाइम कैमरा ऑन नहीं रख पाती हूँ। प्लस फिर आप मुझे ही देखते रह जाओगे और कंटेंट पे फोकस रहेगा ही नहीं। फिर पता चला मैम को देख रहे हैं और पढ़ाई हो नहीं रही है ना। जस्ट किडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं कोई सीरियस होकर नहीं पढ़ाने वाली हूँ, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो जिसको बहुत ऐसे सीरियस टीचर से पढ़ने का शौक है तो वहाँ पर पढ़ लेना। मतलब बीच बीच में मस्ती मजाक करते रहेंगे, और आधा घंटे का लेक्चर रखेंगे। मैंने सोचा है कि एक सुबह अपलोड होगा और एक शाम को, तो ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाए, है ना। सो मैंने सोचा 1 घंटे का इतना लंबा वीडियो बनाऊँ, फिर उसको एडिट करूँ, और फिर उसको स्टोरेज भी ज़्यादा लेता है, अपलोड करने में टाइम ज़्यादा लेता है। तो क्यों ना हम आधे घंटे में जितना पॉसिबल होगा रोज़ कवर करते रहेंगे। और दिन की 2 वीडियोस डाल दिया करूँगी, क्योंकि अब रोज़ एक वीडियो डालूंगी तो फिर तब तक तो एग्ज़ाम आ जाएगा, और हमें इतनी सारी बुक्स कवर करनी है, ठीक है। सो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो जिसको पढ़ना है पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। तो अब हम करते हैं कैमरा ऑफ। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस, ओपी गाबा में क्या क्या चीज़ें मेंशन है और हम क्या कवर करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर 1 है तो इसको शॉर्ट रखेंगे। और सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिखता है, ये चैप्टर नंबर से स्टार्ट होता है, राइट। तो हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस वाला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो यूजीसी जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस हम सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम सबसे पहले तो टैलिटेरियनिज्म का कुछ पार्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है तो वो पढ़ेंगे। फिर एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट फ्रांसिस फुकुयामा की जो आती है, ठीक है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं। देन लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, यहाँ से तो आएंगे ही ऑब्वियसली। एनार्किज्म नहीं पढ़ेंगे, फैसिज्म हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। गांधीज्म नहीं, फेमिनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में हम लिबरल व्यू, मार्क्सिस्ट व्यू और कम्युनिटेरियन व्यू देखेंगे। अप्रोचेस में हम ये सारे अप्रोचेस देखेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में नहीं, मतलब आने वाला ब्लूप्रिंट बता रही हूँ कि कैसा होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये सारे कवर करेंगे। क्योंकि यहीं से आप देखोगे कि कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहीं से नोट्स बनाते हैं, चाहे ओपी गाबा हो गया, एंड्रयू हेविड हो गया, यहाँ से मिला के ही वो नोट्स बनाते हैं। पर नोट्स में सब कुछ कवर नहीं होता, ठीक है। तो जो छूट जाता है पर हम यहाँ से कवर करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और रिवीजन के लिए आप बाद में कोई भी नोट्स खरीद सकते हो या किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो। देन कंसेप्ट ऑफ पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और भी यहाँ से भी हमारे सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें हैं पर हम अभी कवर नहीं करेंगे, ठीक है। जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, क्योंकि इसके हम जो टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर भी पढ़ेंगे और टेबल्स फिगर भी। कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, देन लिबर्टी, इक्वालिटी हमारे चैप्टर 1 का ही पार्ट है, तो मैं चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ अभी। ह्यूमन राइट्स भी हैं हमारे इसमें सिलेबस में, बट अभी यहाँ से हम नहीं पढ़ने वाले हैं, वो आपको नोट से भी इजीली कवर हो जाता है जो मैं प्रोवाइड करूँगी। फिर ये सिटीजनशिप का पढ़ लिया, उसके बाद जस्टिस का ये दोनों चैप्टर्स पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी के सारे कंसेप्ट्स, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। देन ये फ्लो चार्ट्स, कंपैरेटिव चार्ट्स एंड डायग्राम्स करके एक बुक का ही ये स्क्रीनशॉट है, ओपी गाबा की बुक का। उसमें जो जो टेबल्स और चार्ट्स इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हो। ग्राम्स्की, कंपैरेटिव, हन्ना अरेंट, मैकफियरसन, तो ये सारे हम सिर्फ टेबल पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद और भी, जैसे और भी फ्लो चार्ट्स और है, डायग्राम्स है इसी बुक में, 32 है टोटल, ठीक है। तो जिनको मैंने हाईलाइट्स किया ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप
पॉज करके एक बारी पढ़ सकते हो, ठीक है, वरना जब मैं पढ़ाऊंगी तब एक एक करके हम देख लेंगे। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू कि हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इस बुक से हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हमने आपको बता दिया, मैंने बता दिया। और अब हम सीधा चलेंगे PDF पे इस फाइल ओपी गाबा की, और वहाँ से एक एक करके पहला लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हम चैप्टर 2 से शुरू करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। ओपी गाबा का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम स्किप करने वाले हैं क्योंकि उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं और हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। तो पेज नंबर 28 से चैप्टर स्टार्ट है और हम 29 पे आ चुके हैं। 29 में एक वर्ड है ऑब्स्क्रेटिज्म, ठीक है, ऑब्स्क्रेटिज्म। जो ये वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं या असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी हमें ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, और अगर हमें इन वर्ड्स का मीनिंग पता हो तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके हम उसका आंसर भी सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स भी आपको ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए ताकि ये कॉमन वर्ड्स के लिए, मतलब कॉमन नॉलेज के लिए। तो सबसे पहला वर्ड है ऑब्स्क्रेटिज्म, जिसका मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी या टेंडेंसी इन्वॉल्विंग डेलिब्रेट एफर्ट एट मेकिंग थिंग्स ऑब्स्कर। ऑब्स्कर मतलब क्या? डिफिकल्ट, कि मतलब आप जानबूझ के किसी चीज़ को इतना डिफिकल्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो कभी ट्रुथ तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। सामने वाला पर्सन जो है प्रिवेंट पीपल फ्रॉम नोइंग द ट्रुथ, चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देना ताकि सामने वाला बंदा उस चीज़ों को समझ ही ना पाए, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं जैसे टेररिज्म जैसे फील्ड में यूज़ होती हैं, ठीक है, या पॉल्यूशन वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसा कि आपको ना समझ आए और उस चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया आपको समझाने के लिए। फिर इसके बाद अब हम बीच बीच में जो जो ऑथर्स आ रहे हैं उनकी बुक्स एंड ऑथर्स भी इसी से काफ़ी सारे आते हैं और कभी कभी नए नाम हमें देखने को मिल जाते हैं, फिर हम सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, राइट। तो बहुत सारे जो आपको नोट्स मिलेंगे उस नोट्स में आपको बुक्स एंड ऑथर्स के नोट्स काफ़ी सारे मिलेंगे, लेकिन उसमें भी सारे ऑथर्स तो कवर नहीं होते, राइट। तो GH सेबाइन की जो बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। क्या है? सबाइन की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, साथ साथ मैं ट्रिक भी बताती जाऊंगी ताकि आपको बोरिंग ना लगे। सेबाइन इज सब, ठीक है। तो सब लोग जो हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं? वो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं। कौन? सबाइन से हमने क्या लिया? सब लोग पढ़ना चाहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की हिस्ट्री। और ऑल्दो सब लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं होती, ठीक है, बहुत सारे, मेरे को तो नहीं पसंद, आपको भी नहीं पसंद, हिस्ट्री पढ़ना बहुत कम लोगों को पसंद होता है, तो सब लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो सब लोगों में आते हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा GH सेबाइन क्या पढ़ना चाहते थे? सबाइन से हमने याद करा सब, और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इनकी बुक 1937 में आई थी। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे मुझे एक बुक दिख रही है यहाँ पे, एंड्रयू हैकर की पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये आ सकती है, ठीक है। इनका नाम आपने कभी PYQ में देखा होगा, तो कभी कुछ यूनिक ऑथर्स की जैसे बुक्स आ जाती हैं तो वो यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो एंड्रयू हैकर का है पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस। तो हमने हैकर से याद किया, हैक किसको हैक कर लिया? हमने PIS को हैक करा है, ठीक है। फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और साइंस को हमने हैक कर लिया। तो आप ऐसे याद करो कि हमने PIS को हैक कर लिया। उसके अलावा हम बात करते हैं आइडियोलॉजी एज द साइंस ऑफ आइडियाज़। अब आइडियोलॉजी एज द साइंस ऑफ आइडियाज़ का मतलब क्या होता है? ये आपको एजेशन रीजनिंग में हेल्प कर सकता है। जैसे इसमें जो टर्म है आइडियोलॉजी, अब मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पे सुन लेना ध्यान से, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना बस, ठीक है। तो आइडियोलॉजी जो है वो इसको ओरिजिनली जब शुरुआत हुई थी आइडियोलॉजी टर्म की, तो इसको एज अ साइंस ऑफ आइडियाज़ देखा गया था। अब इसमें क्या होता है कि आप आइडियाज़ जो है, साइंस ऑफ आइडियाज़ का मतलब क्या है कि आप जो आइडिया आपके पास है उसको आप कैसे फॉर्म कर रहे हो, उसका क्या प्रोसेस है आइडिया फॉर्म करने का, देन वो आइडिया कैसे डिस्टॉर्ट होता है, मतलब कि डिस्टॉर्ट यानी कि डिस्ट्रक्शन, ठीक है। उस आइडिया को कैसे, मतलब कोई भी जब एक आइडिया आता है समाज में, कोई भी नया, जैसे आजकल तो शार्क टैंक चल रहा है, स्टार्टअप वगैरह चल रहे हैं, तो एक आइडिया आया, अब वो आइडिया बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता, एक टाइम आता है कि वो आइडिया खत्म होने लगता है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती है, उसकी कोई डिमांड नहीं होती। तो आइडियाज़ कैसे डिस्टॉर्ट होते हैं, आइडियाज़ फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। हाउ ट्रू आइडियाज़ कुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द फॉल्स आइडियाज़। एक जो ट्रू आइडिया है, कोई ट्रू कॉन्सेप्ट है, ट्रू पॉलिटिकल थ्योरी है, उसको हम फॉल्स पॉलिटिकल थ्योरी से कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। सेग्रीगेट मतलब क्या? सेपरेट कर सकते हैं।
तो ये होता है एक प्रॉपर आइडियोलॉजी को हम जब साइंस ऑफ आइडियाज़ के तौर पे देखते हैं। और ये जो टर्म है ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन, ये जो बताओ कि आइडियोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया था। तो आइडियोलॉजी वर्ड जो दिया था वो दिया था ट्रेसी ने। अब आपको ये चीज़ किसी नोट्स वगैरह में कहीं नहीं मिलेगी, और ऐसे ही यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हार्डेस्ट एग्ज़ाम से लेकर ईजीएस्ट पैटर्न तक जो कुछ भी आए हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, और वो इन्हीं सब बुक से हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत छोटी बात है, लेकिन कभी भी इनका दिमाग फिर गया और उन्होंने बोल दिया कि आइडियोलॉजी टर्म कहाँ से आया, क्योंकि आइडियोलॉजीज ही पढ़ते हैं ना, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, तो ये सारी क्या आइडियोलॉजीज हैं। और ये सबसे पहले फ्रेंच स्कॉलर थे जिन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था आइडियोलॉजी। कब यूज़ किया था? इनलाइटनमेंट पीरियड के टाइम पे यूज़ किया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इन्होंने इसमें बात की थी कि जो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, ठीक है, इकलौता सोर्स ऑफ नॉलेज हमारी क्या होती है? एम्पेरिकल लर्निंग। एम्पेरिकल लर्निंग मतलब जो हम अपनी सेंसेस से देखते हैं, आँख से देखा, फील किया, या जो भी वो हमारा होता है सेंस एक्सपीरियंस से जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे होती है एम्पेरिकल लर्निंग। एंड पीपल कुड यूज साइंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। तो वो साइंस ऑफ स्टडीज, आइडियोलॉजी को साइंस ऑफ आइडियाज़ बोल रहे थे। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हम साइंस का इस्तेमाल करके ना किसी भी आइडिया को, जैसे कोई आइडिया, हमने साइंस का इस्तेमाल किया उस आइडिया के ऊपर, और उससे हम सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन दोनों ही सुधार सकते हैं। अब इसके अलावा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, बैकन एंड ट्रेसी फोकस ऑन द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय साइंटिफिक मेथड। तो अब इसमें फ्रांसिस बेकन का भी नाम आपने सुना होगा। तो फ्रांसिस बेकन और ट्रेसी कौन, जिन्होंने आइडियोलॉजी टर्म सबसे पहली बार यूज़ किया था, उन्होंने बोला कि जो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, जो हम साइंटिफिक मेथड से वैलिडिटी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, एंड उन्होंने इस चीज़ पे मतलब फोकस किया था, एंड क्वेश्चन अस अगेंस्ट डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। और नॉलेज की जो मतलब खंडित सोच होती है, एक तरीके से हिंदी वालों के लिए बताऊँ तो उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें क्या दिया था? क्वेश्चन यानी कि हमें वार्न किया था एक तरीके से कि क्या क्या नॉलेज की जो फॉर्म्स है वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। जब हम आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा उसमें, ठीक है। फिर जो ये टर्म आइडियोलॉजी है, ये हमने देखा क्या है, इज अप्लाइड टू द सेट ऑफ आइडियाज विच आर अडॉप्टेड बाय अ ग्रुप इन ऑर्डर टू मोटिवेट इट फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो कोई भी हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, प्री डिटरमाइंड मतलब कि जो हमने कोई एक आइडिया लेकर आए तो उसके पीछे हमारा कोई गोल रहा होगा, उस आइडिया के पीछे जो हमने पहले से ही सोचा होगा कि हाँ इससे हम गरीबों की मदद करेंगे, इस आइडिया से जो रिच क्लास है उसको हेल्प होगी, या हमें प्रॉफिट होगा, जो भी गोल था आपका। तो एक आइडियोलॉजी के पीछे हमेशा एक क्या होता है? प्री डिटरमाइंड गोल होता है, जिसको जो ग्रुप है वो उसको अचीव करना चाहता है। अब यहाँ से हमारा बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मनीहम का आपने सुना होगा, हमेशा एक बुक आती है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, बहुत बारी यूपीएससी कह रही हूँ, सॉरी, पीवाईक्यू में पूछी गई है, यूजीसी नेट के एग्जाम में, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। तो अब कार्ल मनीहम इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, तो इनका पता होना चाहिए ये किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ही इज़ फेमस फॉर द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड एंड इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन एसेशन एंड रीजनिंग, पहले पूछा हुआ है। तो कार्ल मनीहम आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ने, इनकी जो बुक है, इन्होंने एक टर्म दिया था, वो था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? आवर नॉलेज इज डिटरमाइंड, कंडीशनड और डिस्टॉर्टेड बाय आवर सोशल बैकग्राउंड। तो हमारी सोशियोलॉजी यानी कि हमारी सोसाइटी, अब हमारी नॉलेज में जो हमारे पास, आपके पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो नॉलेज है अपनी चीज़ों को लेकर, वो आपके दिमाग में क्या रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है वो आपको अपनी सोसाइटी के थ्रू मिला है। आपका सोशल बैकग्राउंड जैसा रहा होगा वैसे ही आपका नॉलेज डिटरमाइन हुआ होगा, वैसे ही आपकी कंडीशनिंग हुई होगी, ठीक है। और उसी हिसाब से आपकी नॉलेज जो है डिस्टॉर्टेड भी होती है, मतलब कि खराब, यानी कि डिस्ट्रक्ट भी होती है कि जैसे आपका सोशल बैकग्राउंड चेंज हुआ, आपको कुछ और पता चला, आपकी सोसाइटी में कुछ और चीज़ें आई, तो आपकी जो पुरानी नॉलेज थी वो डिस्टॉर्ट हो गई, राइट। तो ये सारी जो बातें थी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को लेकर कि मतलब बेसिकली कौन सा ऐसा बंदा था जिसने सोशल बैकग्राउंड को नॉलेज के साथ जोड़ा, वो थे कार्ल मनीहम। और फ्रैंकफर्ट स्कूल को हम क्रिटिकल थ्योरी जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के लिए फेमस है, मतलब कि सॉरी, द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो हम क्रिटिकल जो थ्योरिस्ट हैं वो ज़्यादातर फ्रैंकफर्ट स्कूल के पार्ट होते हैं, और इसलिए हम फ्रैंकफर्ट स्कूल को ही एज अ क्या बोलते हैं इसका, सिनोनियम तो नहीं, हाँ सिनोनियम ही बोल लो एक तरीके से। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल को क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से भी जाना जाता है, तो मैं ये बोलना चाहती थी पहले। तो क्रिटिकल थ्योरी फ्रैंकफर्ट स्कूल का है, ये भी आप याद रखना। और इसमें, और इसके अलावा क्रिटिकल थ्योरी होती क्या है, बहुत बारी हम क्रिटिकल थ्योरी देखते हैं पेपर में, तो वो होता क्या है?
a stream of philosophical thought which maintains that human society has not yet evolved a rational form of existence. तो क्रिटिकल थ्योरी ये बोलती है, क्रिटिकल का मतलब है वो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, तो वो बोलते हैं कि जो आप ये नेचुरल साइंसेस का पैराडाइम लेकर चल रहे हो ना, जिसमें हमने भी बोला आइडियोलॉजी इज द साइंस ऑफ आइडियाज एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो बोलते हैं कि अभी हम नेचुरल साइंसेस को अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल साइंसेस को अचीव करने के लिए हमें एक रैशनैलिटी चाहिए, ठीक है, और अभी हम वो रैशनैलिटी जो है वो अभी स्टिल हम इवॉल्व कर रहे हैं, अभी पूरी तरीके से हमने उसको इवॉल्व नहीं किया है। तो रैशनल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस अभी नहीं आया है सोसाइटी में, हेंस इट कैन नॉट बी एनालाइज बाय द पैराडाइम ऑफ नेचुरल साइंसेस। सो ऑल्सो इट इज़ क्रिटिकल थ्योरी किस में इंटरेस्टेड है, 1923 में आई थी, ये भी एक बारी पेपर में आया था और ईयर गलत मेंशन था, राइट। तो 1923 में क्रिटिकल थ्योरी आई थी, रैशनल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस की वो बात करते हैं कि अभी रैशनल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस इवॉल्व हो रहा है, अभी पूरी तरीके से रैशनैलिटी नहीं आई है, तो अब जब तक रैशनैलिटी नहीं आती आप नेचुरल साइंसेस को एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी क्रिटिकल थ्योरी, वो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने इसको पॉपुलर किया था और 1923 में सेटअप हुआ था। तो क्रिटिकल थ्योरी का जो मेन फोकस है, तो आपको जब भी क्रिटिकल थ्योरी वर्ड दिखे और उस सेंटेंस में ह्यूमन इमेंसिपेशन दिखे या रैशनैलिटी को वो क्रिटिसाइज तो नहीं बोलूँगी, पर रैशनैलिटी के थोड़ा सा एंटी लिखा है कोई स्टेटमेंट, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो क्रिटिकल थ्योरी किसमें इंटरेस्टेड है? ह्यूमन इमेंसिपेशन में, ना कि आइडियोलॉजी नैरो गोल में, ठीक है। कोई हमारा मतलब कोई नैरो सा गोल नहीं होना चाहिए। और वो क्रिटिकल थ्योरी जो है वो कभी भी इसको आइडियोलॉजी एज ए आइडियोलॉजी नहीं देखती, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हेंस इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद आइडियोलॉजी। तो क्रिटिकल थ्योरी को हम कोई किसी तरीके की आइडियोलॉजी नहीं मान सकते, ठीक है। क्या है वो? ह्यूमन इमेंसिपेशन है। और आइडियोलॉजी तो क्या होता है, मैंने आपको बताया, आइडियोलॉजी होता है प्री डिटरमाइंड गोल्स, ठीक है, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। ग्रुप होता है एक, उसमें साइंस ऑफ आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होता है, ठीक है। पर ये तो क्या है, ह्यूमन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, इनके लिए तो अभी रैशनैलिटी आई नहीं है, ठीक है। सो इसलिए क्रिटिकल थ्योरी के ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, वो आप नोट्स में मेंशन कर सकते हो, मेरे साथ साथ आप लिखते रहो, या फिर मैं खुद के नोट्स बनाऊंगी इसी में से, तो वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। वो थोड़ा पेड होंगे, शायद 99 रुपीज़ के होंगे, तो मैं आपको सारे नोट स्ट्रक्चर में बना के दूंगी, ठीक है। या तो वो ले सकते हो, या जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। और फिर बात करते हैं, पहला हमारा सबसे पहला बॉक्स आ चुका है ओपी गाबा का, पेज नंबर 32 पे, ठीक है। तो इसमें आइडियोलॉजी को एज अ सेट ऑफ आइडियाज़ देखा गया और आइडियोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ आइडियाज़ देखा गया। अब एज अ सेट ऑफ आइडियाज़ का क्या मतलब है कि जब हम बात करते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी की, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तब आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ आइडिया की तरह निकल के आती है कि हमें बेस्ट चाहिए भाई, सोसाइटी बेस्ट फॉर्म हो, गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म हो, रिपब्लिक हो, डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, वेलफेयर हो। सो ये सारा हमारे होते हैं सेट ऑफ आइडियाज़ में। और अगर हम आइडियोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ आइडियाज़ देखें तो इसमें होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडियाज़ कैसे फॉर्म होते हैं और आइडियाज़ कैसे ख़त्म हो जाते हैं, उनका अंत कैसे होता है और शुरुआत कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम साइंस ऑफ आइडियाज़ में सीखते हैं। क्योंकि साइंस इज़ ऑल अबाउट व्हाट? साइंस इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स, ठीक है। आपने किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया, एम्पेरिकल एविडेंस होता है, सब होता है। तो जैसे लैब में कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका स्टार्ट कैसे हुआ और उसका ख़त्म कैसे हुआ, बस सब वो साइंस हो गई। तो आइडियोलॉजी को साइंस ऑफ आइडियाज़ भी है और आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ आइडियाज़ भी है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो अगर हम आइडियोलॉजी को अगर हम सेट ऑफ आइडिया देखें तो एक क्या है, एक मैटर ऑफ फेथ है, जिसमें हमारा क्लोज्ड माइंडेड होता है, मतलब बहुत ओपन माइंडेड होकर नहीं सोचते, क्लोज माइंडेड रहते हैं और बहुत नैरो गोल्स रखते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो उसमें आएगा क्लोज माइंडेडनेस। वेयर एज आइडियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ आइडियाज़ अगर हम देखें तो इट इज़ अ मैटर ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अच्छा सुनो, ये नेट जेआरएफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल, बट मैंने क्योंकि बोला ना कि हम बेसिक्स से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये बीए और एमए पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट भी देखें तो ताकि उनको पता रहे, क्योंकि ग्रेजुएशन का हम ऑलमोस्ट भूल जाते हैं, राइट। प्लस मेरी आवाज़ पे फोकस करो, अगर थक गए हो तो वीडियो पॉज कर लो, ब्रेक ले लो और थोड़ी देर के लिए चले जाओ, फिर वापस आके रिज्यूम कर लेना, ठीक है। और वेयर एज साइंस ऑफ आइडियाज़ में ओपन माइंडेडनेस, ऑब्वियसली ऐसा मान के चलो ना कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, और जब हम अपने खुद के आइडियाज़ लेकर आते हैं, साइंटिस्ट नहीं है हम, और हम क्लोज माइंडेड होकर सोचते हैं, हम पूरा मतलब एक बिगर पिक्चर नहीं देख पाते बेसिकली, ऐसा मान के चलो। फिर ये जो है, जब हम आइडियोलॉजी को एज अ सेट ऑफ आइडियाज़ देखते हैं तो उसमें सर्च ऑफ फॉर बेटर सोसाइटी होता है। अभी हम आइडियोलॉजीज पढ़े हैं ना, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, तो अब उसमें भी हम ये चीज़ें कंपेयर करेंगे।
तो सर्च फॉर बेटर सोसाइटी एंड इनको ये जो अगर हम जो लोग एज अ साइंस ऑफ आइडियाज़ देख के चलते हैं उनके लिए कोई बेटर सोसाइटी कुछ उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हो रहा है एम्पेरिकल जो उनके सामने है, एक्सपेरिमेंट किया, देखा, फॉर्म्स, आइडिया बने कैसे, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस, बेसिकली ये प्रोसेस देख रहे हैं और बेसिकली उसी प्रोसेस को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस साइड वाले, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। अब आइडियोलॉजी एज अ सेट ऑफ आइडिया अगर हम देखें तो एक ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स है। और अगर हम साइंस ऑफ आइडियाज़ की तरह देखें तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है। मतलब इसमें हम सिर्फ थ्योरी बना रहे हैं, ठीक है, एक थ्योरी क्रिएट कर ली हमने समाज के लिए। और ये इसका अगर हम सेट ऑफ आइडियाज़ के तौर पे देखें तो हम उस पॉलिटिक्स में, जो आज के टाइम पे पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें अगर हम उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब हम एक बेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं, तो हम उसको एज अ रियलिटी में देख रहे हैं, राइट। तो वो पॉलिटिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब पॉलिटिक्स कैसे चलती है, आइडियाज़ के ऊपर, और पॉलिटिकल थ्योरी कैसे चलती है, साइंस ऑफ आइडियाज़ के ऊपर। इसमें क्या होता है, डिमांड सबऑर्डिनेशन टू अथॉरिटी। क्योंकि हम बहुत रियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं तो हमें पता है कि हमें अथॉरिटी के नीचे दब के रहना पड़ेगा, ठीक है। बस हमें बेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी लाना है, गवर्नमेंट लाना है, और हमारा एक क्लोज माइंडेड ये कहता है कि हमें अथॉरिटी से दब के रहना है। अब थ्योरी है, थ्योरी में तो हम अपने जो जैसे एनजीओ हो गया या प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो हमें अपना राइट चाहिए, हमें अथॉरिटी से क्वेश्चन करना है, पर प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। तो ये थ्योरी है, तो थ्योरी तक आएंगे कि इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का राइट होना चाहिए, ना कि उसको सबऑर्डिनेट रहने का, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन करने का राइट होना चाहिए, ना कि सबऑर्डिनेशन का। ये सबऑर्डिनेशन लिखा है और यहाँ पे आपका लिखा है क्वेश्चन करना, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं व्यूज़ ऑफ मार्क्स। तो हम मार्क्सिज्म जब पढ़ेंगे, स्पेशली आपको IAS मैराथन चैनल जो मैंने अभी पिछले उसमें बताया था, तो उसमें मार्क्सिज्म बहुत अच्छे से कवर होगा। अभी सर कराएंगे तब आप वहाँ से देख लेना। पर यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी कार्ल मार्क्स की बुक। और कार्ल मार्क्स की बुक मैंने एक अपना शॉर्ट्स था, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। मैंने आपको क्रोनोलॉजी में बताया हुआ था और क्रोनोलॉजी में ट्रिक के साथ याद कराया था पूरा। कार्ल मार्क्स की सारी बुक्स ट्रिक के साथ याद कराई थी। शॉर्ट्स भी नहीं था, एक वीडियो थी शायद 2 मिनट की, वो देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जर्मन आइडियोलॉजी है, इनकी कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ये फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है। देन ये आपको हमेशा कार्ल मार्क्स का तो सबको पता ही रहता है, मार्क्सिज्म का हैव्स एंड हैव नॉट्स की डोमिनेंट क्लास जो है वो एट एनी स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट मेक्स यूज ऑफ आइडियोलॉजी टू मेंटेन इट अथॉरिटी। कि हमेशा जो डोमिनेंट क्लास होती है वो अपनी अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करती है। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल्स या स्लोगन दिए गए थे। वो सब इसलिए दिए गए थे ताकि एक आइडियोलॉजी क्रिएट हो सके, मासेस को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। अब ये जो मार्क्सिस्ट व्यू है वो ऊपर से देख लें तो हम क्या कहता है, मार्क्स एंड एंगल्स ही बोलते थे कि आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नहीं, ये कोई गाना है। मैं कहना चाहती थी कि मार्क्स और एंगल्स जो है वो आइडियोलॉजी को बोलते थे कि आइडियोलॉजी बस एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे कि जो डोमिनेंट क्लास होता है ना वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि जो हैव क्लास है यानी कि जो बुर्जुआजीज क्लास है या जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डोमिनेंस, उनका डोमिनेंस बना रहे, इसलिए वो आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। इंस्ट्रूमेंट यानी कि इस्तेमाल करना, ठीक है। आपके पास कोई जैसे चम्मच है, आप चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हो खाने के लिए, वैसे ही कैपिटलिस्ट है जो कैपिटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट का, आइडियोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट का, किस चीज़ के लिए, प्रोलिटरेट को खाने के लिए। समझ गए। अब B.R. लेनिन की बुक बहुत बारी पूछी जा चुकी है, व्हाट इज टू बी डन किसकी है, B.R. लेनिन की है। क्लासलेस सोसाइटी की ये बात करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जो बुर्जुआजीज है ना, मार्क्सिस्ट बोल रहे हैं, बुर्जुआजीज कौन है, कैपिटलिस्ट क्लास, वो अपनी आइडियोलॉजी, उनको अपनी पावर मेंटेन करने के लिए आइडियोलॉजी चाहिए। और ऑन द कॉन्ट्रैरी जो प्रोलिटरेट क्लास है, जिनको वो दबा रहे हैं, यानी कि जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, वो पावर, अगर वो पावर में आ जाएगी ना एक बार, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है पहले तो, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद अगर वो पावर में आ गए, कौन, वर्किंग क्लास, प्रोलिटरेट्स, तो फिर उनको अपनी पावर मेंटेन करने का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। वो ऐसी कंडीशंस लेकर आएंगे जहाँ पे स्टेट जो है वो ख़त्म हो जाए और स्टेटलेस सोसाइटी या क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट हो जाए, और फिर किसी भी तरीके की डोमिनेंट क्लास नहीं रहेगी। मतलब कि एक तरीके से जो वर्किंग क्लास है वो बहुत अच्छी है, और अगर वो आ जाएगी पावर में तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी जैसे बुर्जुआजीज कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसकी क्या गारंटी है भाई कि वो ना करे, या पावर तो सबके भी, किसी के भी सर चढ़ सकती है ना,
फिर वो पावर में आ जाएंगे, फिर वो डोमिनेंट क्लास बन जाएगी, ठीक है, फिर वो प्रोलेटरेट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। जैसा होता है ना, सास भी कभी बहू थी, तो जब सास जब तक बहू थी, ठीक है, तब तक तो वो भाई डोमिनेट होकर रह रही थी, लेकिन जब वो बहू से सास बनी, उसकी खुद की सास मर गई और वो बहू बनी, तो फिर वो अपनी बहू को डोमिनेट करेगी, आगे चल के करेगी ना। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है गैस, पर आई को आपको समझ आ गया होगा, मतलब मेरे जज्बात होंगे। तो प्रोलेटरेट, अब वी.आई. लेनिन क्या बोलते हैं? वी.आई. लेनिन ये बोलते हैं, प्रोलेटरेट ऑल्सो नीड एन आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है। तो जो मार्क्स और ये बोल रहे थे ना, मार्क्स बोल रहा था कि, बोल रहा था नहीं, सॉरी, इज्जत देनी चाहिए, मार्क्स बोल रहे थे, मार्क्स जी, कि आइडियोलॉजी की ज़रूरत ना सिर्फ कैपिटलिस्ट को होती है, किसके लिए? पावर के लिए। लेकिन वी.आई. लेनिन बोलते हैं कि नहीं, प्रोलेटेरिएट को भी आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। कौन सी आइडियोलॉजी? साइंटिफिक सोशलिज्म, जो उनको गाइड कर सके, ठीक है, ताकि वो बूर्जुआजी आइडियोलॉजी को ओवर पावर कर सके। अब एक आइडियोलॉजी को दूसरी, मतलब एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ, बहुत कुछ मुच्चड़ हो गया ना। आई होप आपको सास भी बहू वाला एग्जाम्पल आया होगा समझ। तो क्या बोल रही थी मैं? कि गाइडेंस चाहिए प्रोलेटरेट क्लास को, ठीक है, मतलब आइडियोलॉजी को काटेगी, ऐसा जैसे जहर को काटता है, वैसे आइडियोलॉजी को काट सकती है। तो अगर एक आइडियोलॉजी खत्म करनी है बुर्जुआजीज की, तो हमें प्रोलेटरेट को अपनी दूसरी आइडियोलॉजी को उससे ओवर पावर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब व्यूज ऑफ लुकास में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट जॉर्ज लुकास का नाम याद रख लो, और इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये लुकास है, तो ये लुका छुपी खेल रहे थे, एंड कहाँ खेल रहे थे? लुका छुपी क्लास में। वो भी कौन सी क्लास में? हिस्ट्री की क्लास में। हिस्ट्री की मैडम नहीं आई थी, तो वो क्लास में क्या खेल रहे थे? लुका छुपी खेल रहे थे, ठीक है। और उनके कॉन्शियस माइंड में ये चल रहा था कि कॉन्शियस माइंड होता है जो हमारा, मतलब जानबूझ के जो हम चीज़ें करते हैं, सोच समझ के जो करते हैं। सब कॉन्शियस माइंड होता है कि हम कभी एकदम जैसे आग लगी तो हम एकदम पीछे भाग जाएंगे, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होता है। तो हिस्ट्री की क्लास में जॉर्ज लुकास लुका छुपी खेल रहे थे अपने कॉन्शियस माइंड के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि टीचर नहीं आने वाली। तो ऐसा बस इनकी बुक याद रख लेना। और ये बोलते हैं कि बुर्जुआजीज आइडियोलॉजी जो है वो फॉल्स है, ठीक है। ऐसी कोई आइडियोलॉजी वो उनके दिमाग में बस चल रहा है, ठीक है। नॉट बिकॉज आइडियोलॉजी इटसेल्फ इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस, बट बिकॉज बुर्जुआजीज क्लास सिचुएशन इज स्ट्रक्चरली लिमिटेड। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है कि बुर्जुआजीज क्लास को किसने बोला कि वो स्ट्रक्चरली लिमिटेड है और फॉल्स कॉन्शियसनेस नहीं है बेसिकली, क्योंकि मार्क्स का तो क्लेम है कि आइडियोलॉजी इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस, वेयरएज जॉर्ज लुकास इज हैविंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एंड इन अदर वर्ड्स, अगर हम बोले इस लाइन का, जो कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन है, इसको अदर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो बुर्जुआजीज है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो अपने दम पे नहीं खड़ी हो सकती। सही बात है, जब तक आपके पास वो लोग नहीं है जिनको आप दबा सको, यानी कि वर्किंग क्लास, तब तक आप कैसे शासन कर लोगे? अकेला बंदा कैसे शासन कर लेगा? ब्रिटिशर्स ने भी हम पे तभी शासन किया जब हमने अपने आप पे शासन होने दिया, तब हम खुद वीक पड़ गए कि आओ भाई हमको डोमिनेट करो, तभी तो वो कर पाए। अगर हम ही उनका साथ नहीं देते, उनकी बात नहीं मानते, तो वो कैसे कर लेते? तो लुकास तो सही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस में कि जो बुर्जुआजीज हैं वो खुद से नहीं खड़े हो सकते भाई, उनको प्रोलेटरेट चाहिए अपनी एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। तो ये सही बात है। एंड लुकास ने वार्न किया दैट आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल शुड नॉट बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्लास स्ट्रगल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि क्लास स्ट्रगल अलग है और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल अलग है। क्लास स्ट्रगल अपनी जगह है और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल अपनी जगह है, ठीक है। तो इसको आप एज अ ऑल्टरनेटिव नहीं देख सकते हो, तो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कार्लसमैनियम जो हमारे सिलेबस में है, कितनी बारी क्वेश्चन आया, मैंने आपको बता दिया, आइडियोलॉजी एंड यूथोपिया, ठीक है। यूथोपिया का मतलब आपको पता है कि एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम परफेक्शन की बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये यूथोपिया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि एक ऐसे समाज हो जहाँ पे सब सच बोले, तो ये क्या है? यूथोपिया है, ठीक है। मतलब सबका अपना तरीका होता है ना, फैंटेसी हो गया एक तरीके से, नॉट वो वाली फैंटेसी, मतलब एक अच्छा सोचते हैं कि यार काश ऐसा होता, ऐसा समाज होता, वहाँ पे कोई लड़ता नहीं, तो ये सब यूथोपिया है। जैसे ये प्लेटो भी थे। द रिजेक्ट्स मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी ऑन 3 ग्राउंड्स। अब कार्लसमैनियम जहाँ आ जाए, मतलब कि वहाँ मार्क्स के खिलाफ बात हो रही है, जहाँ मैनियम आ जाए वहाँ मार्क्स के खिलाफ बात हो रही है, याद रखना। एम से मैनियम, एम से मार्क्स। तो मार्क्स को कौन मार रहा है? मार्क्स को एक इंसान, एक मैन मार रहा है,
ठीक है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किस किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया था, आप पढ़ सकते हो। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया था वर्ड सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यूटोपिया ये हो गया विजन ऑफ अ परफेक्ट सोसाइटी जहाँ पे सब खुश हो। और सोशल साइंसेस में इस टर्म का मतलब होता है एक डेजिग्नेट अ फैसिनेटिंग बट अनरियलाइजेबल प्रिंसिपल्स। मतलब जो आपको मैं फैंटेसी बोल दिया था, फैसिनेट करे कि भाई ऐसा होना चाहिए, आपको बहुत एक्साइटेड लग रही है वो चीज़ें, लेकिन वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। थ्योरी में अच्छी लगती हैं ऐसी बातें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती, वो यूटोपिया होता है, आपको पता होना चाहिए। अब आइडियोलॉजी एंड टोटलिटेरियनिज्म। तो आइडियोलॉजी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोटिवेटिंग पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि आइडियोलॉजी क्या है, एक ऐसा चीज़ जिससे हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आइडियोलॉजी में आगे बढ़ते हैं हम टोटलिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं। दैट्स वेरी ह्यूज ब्लंट स्टेटमेंट। और जब हम टोटलिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं तब ओपन सोसाइटी के लिए कोई जगह नहीं होती। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, ओपन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एक बारी पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं टोटलिटेरियनिज्म की। तो टोटलिटेरियनिज्म इज लाइक योर टॉक्सिक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ठीक है, जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है, हर चीज़ को, चाहे आपका वो पब्लिक लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ हो, कब उठोगे, कब जाओगे, कब सोओगे, सब कुछ, ठीक है, तो वो टोटलिटेरियन। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल ताकि आपको याद रहे। तो इसमें क्या है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ठीक है, जिसमें आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, एंड विच आर डिटरमाइंड बाय स्टेट इटसेल्फ। तो कौन सा बताएगा कि आप कब क्या करोगे, वो स्टेट आपको बताती है। नो सिटीजन हैज़ द राइट और अपॉर्चुनिटी टू अपोज और क्रिटिसाइज द स्टेट। आप स्टेट को ना क्रिटिसाइज कर सकते हो क्योंकि ना आप उसको अपोज कर सकते हो, नहीं तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अगर आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है। और आप अपना नया एम भी नहीं बता सकते कि भाई मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को मेरे को नया तरीके से चाहिए, ठीक है, तो वो भी नहीं कर सकते आप कि आपका जो ये पॉलिसी है मुझे नहीं पसंद आ रही, तो आप प्लीज़, तो मतलब क्या हो गया, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। ओपन सोसाइटी क्या होती है, ओपन सोसाइटी एक ऐसा सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम वेयर देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो होता है रिगार्डिंग पब्लिक अफेयर्स एंड मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता है। पब्लिक पॉलिसी इन सच अ सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ रिकंसाइलेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। तो सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है एक ओपन सोसाइटी में, ठीक है। स्पेशली आप इसको सोशलिज्म मान सकते हो, वेलफेयर सोसाइटी मान सकते हो। पावर होल्डर्स अंडर दिस सिस्टम डू नॉट क्लेम दैट दे हैव फाउंड द ट्रुथ। Hence, it encourages freedom of expression among citizens. It shows readiness to adopt new ideas. हम नए आइडियाज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। आपका मतलब आपको कोई न्यू पॉलिसी चाहिए, आपको किसी में बदलाव चाहिए, तो आपकी बात सुनी जाएगी। एंड परमिट्स द सिटीजन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो आजकल चल रहा है ना ग्रीन फ्लैग, तो ये आपका ओपन सोसाइटी ग्रीन फ्लैग रिलेशनशिप वाला है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी ओपन सोसाइटी वर्ड आए आपके दिमाग में पहला ऑथर आना चाहिए, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स का बुक का नाम है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़। तो हमारे दिमाग में पॉपर के नाम से हमारे दिमाग में पहला वर्ड जो पॉप अप करना चाहिए, पॉपअप होता है ना, पॉपअप नोटिफिकेशन, तो जो हमारे दिमाग में पहला वर्ड पॉपअप करना चाहिए वो होना चाहिए हमारा ओपन सोसाइटी और हमारे दुश्मन नहीं, ओपन सोसाइटी के दुश्मन, ठीक है। अब वो कौन है ओपन सोसाइटी के दुश्मन? ओपन सोसाइटी के दुश्मन उसका उल्टा टोटलिटेरियनिज्म, जो मैंने आपको बताया। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है और एक ग्रीन फ्लैग वाला एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो इसका ग्रीन फ्लैग वाले रिलेशनशिप का दुश्मन कौन हुआ? टॉक्सिक वाला, है ना। तो टोटलिटेरियनिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद द ओपन सोसाइटी, एकदम अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे हमें इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कार्ल पॉपर को मैं ऑलरेडी अपने यहाँ 30 मिनट्स का वीडियो बनाया था, सब कुछ बताया था उसमें। कार्ल पॉपर कौन है, क्या है, उनकी बुक का नाम क्या है, एनिमीज़ कौन, किस किस को वो मानते हैं, प्लेटो वगैरह को, ठीक है। ओपन सोसाइटी का मतलब सब कुछ बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैना एरेंट के ऊपर मैंने 40 मिनट्स का वीडियो बनाया। अब कहोगे इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा? तो भाई जब देखोगे ना तो याद भी हो जाएगा, ये वो मेरी गारंटी है। सिर्फ ऐसा होगा ना कि पढ़ लेते हो, पर अब जब खुद हैना एरेंट पढ़ने लगोगे तो आधा घंटा तो लगाओगे और उसके बाद भी आप आधा घंटा उसको याद करने में लगाओगे। तो
मेरी वीडियो देख लोगे, 30-40 मिनट की वीडियो है वो भी, ठीक है, तो उसको याद भी कर लोगे क्योंकि मैंने ट्रिक्स से बताया था, राइट। एंड ट्रिक्स में हैना अरेंट का जो बुक है वो है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जिसमें वो टोटलिटेरियनिज्म को गंदा बच्चा यानी कि गंदा मानती है कि ये टोटल डोमिनेशन का सिस्टम है। और क्यों मैंने बताया था, हैना अरेंट का हमने बैकग्राउंड पढ़ा था कि वो हिटलर के टाइम पे पैदा हुई थी, इसलिए उनको टोटलिटेरियनिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। तो जो पॉपर है और हैना अरेंट है वो फोकस करते हैं ऑन द रोल ऑफ आइडियोलॉजी एज अ टूल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, कि आइडियोलॉजी कुछ नहीं बस टोटलिटेरियनिज्म है, ठीक है। जो भी कोई भी आपके ऊपर आइडियोलॉजी थोप रहा है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आइडियोलॉजी टोटलिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल। एंड कंसेप्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म वॉज इवोल्व इन अर्ली 20th सेंचुरी। अब टोटलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो तो अर्ली 20th सेंचुरी में आया था, जिसमें उन्होंने डिक्टेटरशिप वगैरह की बात की थी, कम्युनिस्ट रिजाइम आई थी सोवियत यूनियन की उस टाइम पे, सोवियत यूनियन यूएसएसआर के टाइम में, वहाँ पे क्या आया था, डिक्टेटरशिप आई थी, टोटलिटेरियनिज्म आया था। और ये कब तक चला, जब तक स्टालिन के एरा तक, 1953 तक चला था। इटली में फासिस्ट रिजाइम थी मुसोलिनी के अंदर, जर्मनी में हिटलर के अंदर थी, राइट। तो ये सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलता रहा था। उसके बाद अब यहाँ पे तो कुछ पता नहीं था। अब कंक्लूजन की बात करें तो आइडियोलॉजी क्या है को कंडेम किया जाता है। अभी कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट वेरी करता है अब, क्योंकि हैना अरेंट ने और पॉपर ने वैसी कंडीशंस देखी थी कि जब उनके वहाँ पे एज आइडियोलॉजी कुछ इमर्ज हुआ था और लोग सबकी उस आइडियोलॉजी को मानने लग गए थे, तो एक टाइम ऐसा हुआ कि टोटलिटेरियनिज्म आ गया था। तो उनके लिए आइडियोलॉजी का मतलब था टोटलिटेरियनिज्म। लेकिन अलग अलग आइडियोलॉजीज़ का अलग अलग वैल्यू सिस्टम होता है, अलग अलग ग्रुप्स वो आइडियोलॉजीज बनाते हैं, तो हर आइडियोलॉजी जो है टोटलिटेरियनिज्म में कन्वर्ट नहीं होती, ऐसा ये कंक्लूजन बोल रहा है इस बुक का, जो कि सही बात भी है। और आइडियोलॉजी हमेशा जो होती है वो डोमिनेंट क्लास की नहीं होती, ठीक है। ऑप्रेस्ड क्लास की भी अपनी खुद की आइडियोलॉजी हो सकती है। ये किसने बोला था, लुका ने। लुका छुपी खेल रहा था ना हिस्ट्री की क्लास में, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, तो आप इसको फॉल्स कॉन्शियसनेस नहीं बोल सकते, जैसा कि मार्क्स ने बोला था। अब बात करते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, जिसके लिए बहुत फेमस थिंकर हमेशा आते हैं, वो है फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है। अब इसमें वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा माना जाने लगा था मिड 1950s में कि आइडियोलॉजी जो है वो भाई ख़त्म होने लग गई है। और एंड ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब ये भी है कि implied that at the advanced stage of industrial development a country socio-economic organization is determined by the level of development। तो किसी भी कंट्री का, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है वो हमको कैसे पता चलेगा, हमारे यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल लेवल पे काम कर रही है, इकोनॉमिक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, ना कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। तो हमारी डेवलपमेंट हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पता चलती है, ना कि पॉलिटिकल से। ये कहना चाहता है ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। फिर इसमें आते हैं द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम, हेल्ड इन मिलान, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम, कहाँ हुई थी, इटली में। अब यहाँ पे हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे एडवर्ड शिल्स आते हैं। इसका भी जब मैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक लेक्चर है उसमें मैंने सारी बुक्स वगैरह कराई हैं जो फेमस ऑथर्स हैं, बुक्स भी नहीं उनकी पूरे आइडियाज़ बताए हैं, तो उसमें भी हमने एडवर्ड शिल्स बहुत अच्छे से कवर किया था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी आता है ये। तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एक अपना आर्टिकल पब्लिश किया था, इनकाउंटर, ठीक है। अब ये इनकाउंटर आर्टिकल आ सकता है, इसकी मैंने ट्रिक में बता चुकी थी शिल्स से, जैसे एडवर्ड शिल्स। तो शिल्स से हम अभी चिल्स आ गए, ठीक है, चिल्स। तो जस्ट चिल पिल, एंड आपने इतने चिल थे, आपने किसी का इनकाउंटर कर दिया। और अच्छा, इनके जो मेजर आर्टिकल जो हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में वो था द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो आपको याद रखना है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसका आर्टिकल है, तो इसका आर्टिकल है, ये है हमारे शिल्स का, एडवर्ड शिल्स का ये आर्टिकल है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। तो आपको एक वार्ड में ले जाया गया, एडवर्ड का वार्ड, ठीक है, वार्ड में ले जाया गया और आपको पता चला कि आपकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है, एंड हो गया हर चीज़ का, आपकी आइडियोलॉजी बची ही नहीं,
ठीक है, उस वार्ड बॉय ने आपको बताया, ऐसा मान के चलो। या बहुत चिल होके काम कर रहे थे ना, या भाई देख लेंगे एग्ज़ाम आएगा तब देख लेंगे, तब इतना चिल रह के काम करोगे, मतलब मैं इसका राइमिंग बता रही हूँ, इतना चिल रह के काम करोगे तो आपका खात्मा होना पक्का है। जो आपकी आइडियोलॉजी थी ना, मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो ख़त्म हो जाएगी अगर ज़्यादा चिल रह के काम करोगे। तो जो भी ट्रिक अच्छी लगे वो याद रख लेना, बस इतना सा मुझे बोलना था। डैनियल बेल का क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो वो भी आपको अभी नीचे आएगी उनकी एक बुक, वो दिखाऊंगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। राल्फ डेरेनडॉर्फ, अभी ऐसे ऐसे ऑथर आ जाते हैं ना पेपर में, फिर कहते हो कहाँ से आ गए, ये यहीं से ही आता है, ये आ रखा है। इन क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, किसकी है? राल्फ डेरेनडॉर्फ की। अब इसको डेरेनडॉर्फ को पढ़ के तो हमको डैंड्रफ ही याद आ रही है सबसे पहले, तो डैंड्रफ का हमें क्या ट्रिक बनाऊँ यहाँ पे। एक क्लास में ना एक क्लास थी, ठीक है, वहाँ पे ना दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। तो क्यों लड़ रहे थे कि उसने बोला कि हम दोनों यहाँ साथ साथ बैठे थे, तेरे सर में डैंड्रफ थी ना, मेरे सर में भी डैंड्रफ हो गई तेरी वजह से, तो क्लास कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, ऐसा मान के चलो। दो क्लास में बच्चे बैठे थे, अब होता था भाई बचपन में, एक बच्चे को डैंड्रफ होती थी, फ्रेंड को, आपकी किसी फ्रेंड को डैंड्रफ है और आप उसके साथ, आपको टीचर ने बिठा दिया, तो अगले दिन आपके सर में भी खुजली होने लग जाएगी, तो आप ऑब्वियसली क्लास में कन्फ्लिक्ट करने लग जाओगे। तो ये था एक गंदा सा ट्रिक याद करने के लिए, राल्फ डेरेनडॉर्फ की बुक क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। तो आप वहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे जब आपका क्लास कन्फ्लिक्ट हुआ? इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, डैनियल बेल का वो वर्क है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। अब ये वर्क भी एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960 में डैनियल बेल का था, और ये भी क्या बोलता है, एडवर्ड शिल्स की जो रिपोर्ट थी वो भी एंड ऑफ आइडियोलॉजी थी। 1955 में इनकाउंटर का ही टाइटल था, ठीक है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी द इनकाउंटर। तो आपके पास इनकाउंटर वर्ड भी आएगा अगर ये बुक आती है तो। और डैनियल बेल का अगर सिर्फ एंड ऑफ आइडियोलॉजी आए तो वो डैनियल बेल का होगा। बेल यानी कि 10 छुट्टी हो गई। एंड उसमें उन्होंने क्या बोला, पोस्ट इंडस्ट्रियल जो सोसाइटीज़ है वो आर प्रॉन टू सिमिलर डेवलपमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद, ठीक है, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जैसे ये एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, यहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी ए और ये हो गई बी, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, डेवलपमेंट हो गई, तो ये क्या हो गई? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है इसका बी वाले का सिमिलर पर्सपेक्टिव लेकर चलेगी। चाहे ये मान लो एक सोसाइटी है ये कम्युनिज्म में मानती है, ठीक है, एक सोसाइटी है यहाँ कैपिटलिज्म में मानती है। अब इनकी आइडियोलॉजीज अलग है, पर जब आप इनका डेवलपमेंट प्रोसेस देखोगे ना वो सेम रहेगा। ऐसा डैनियल बेल अपनी बुक एंड ऑफ आइडियोलॉजी में बोलते हैं। एसएम लिप्सेट जो है उनकी फेमस बुक है पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो लिप्सेट से मैंने आपको बताया था, एसएम लिप्सेट या सिमोर एम लिप्सेट, तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉलिटिकल मैन है, वो अपने लिप्स का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब लिपस्टिंग कर रहा है वो चीज़ों को समझाने के लिए। पॉलिटिकल मैन क्या कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, बस लिपस्टिंग कर रहा है, और उसके पीछे जो मेन स्पीच है वो उसके पीछे चल रही है। कोई मिनिस्टर इमेजिन कर लो, जैसे आजकल तो एआई की मदद से बहुत सारे मिनिस्टर्स कुछ बोल रहे होते हैं और उसको ऐसा लिपस्टिंग दिखाते हैं कि ये वो कुछ और बोल रहा है, बल्कि वो कुछ रियल में कुछ और बोल रहे थे, ठीक है। सो पॉलिटिकल मैन है, ठीक है, एक पॉलिटिकल मैन से याद रख लो मिनिस्टर, और वो मैंने लिपस्टिंग कर रहा था और पीछे बस लिपस्टिंग उसको बोला गया था कि आपको लिपस्टिंग करनी है, पीछे हम वॉइस ओवर कर देंगे, खत्म, ठीक है, आपको कुछ याद नहीं करना। तो पॉलिटिकल मैन एसएम लिप्सेट। कहोगे मैम कैसी ट्रिक याद करा देते हो और याद भी नहीं होती, इतनी भाई याद ट्रिक है। कोई बात नहीं, जिसको याद हो गई मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे को तो हो गई ना एटलीस्ट। रोस्टो को ये वाला भी मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया था, टेक ऑफ क्या होता है, प्री टेक ऑफ, इससे बहुत बारी PYQ आ चुका है, 2 या 3 बारी तो मैंने देखा है, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो तो बिल्कुल करना मत भूलना, पार्ट 1 और पार्ट 2 मस्ट है भाई, मस्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई हैं और सारे ये कवर कराए हैं। तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत बारी पूछी हुई है, W रोस्टो की बुक है। ये 5 स्टेजेस उन्होंने बताई थी, ट्रेडिशनल होता है, फिर प्री कंडीशन होता है, किस स्टेज में क्या होता है वो बताया था,
और उन्होंने किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की थी? एशिया का, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडल ईस्ट, इन सब कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी बुक में 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दिए थे, जिसमें टेक ऑफ स्टेज होता है, एक प्री टेक ऑफ स्टेज, एक टेक ऑफ स्टेज और एक टेक ऑफ के बाद की स्टेज, और लास्ट में हमारी हाई मास कंजम्पशन की स्टेज। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। देन जेके गलब्रेथ, ठीक है। अब इसको देख के, इसका नाम पढ़ के मुझे घबराहट ही हो गई, मतलब ऐसा लग रहा है इसका घबराहट जैसा नाम नहीं लग रहा, राइमिंग। तो जेके गलब्रेथ इन द न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो जो एक जेके गलब्रेथ थे, ठीक है, जेके से जम्मू एंड कश्मीर, और जब आप नए नए जाते हो ना किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में, और वो भी जम्मू कश्मीर में जा रहे हो, जब आपको पता है कि भाई वहाँ पे तो कुछ ना कुछ टेररिज्म या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो आप घबरा जाते हो। तो और नई इंडस्ट्रियल स्टेट में जाते हो तब भी घबरा जाते हो, प्लस इसके नाम में जेके भी आ रहा है, तो आप ऐसे याद रख लो। द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट इनकी बुक है, और इन्होंने बोला है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं उनमें सिमिलर डेवलपमेंट होता है, जो कि इससे पहले वाले बंदे ने भी बोला था। किसने बोला था कि सिमिलर डेवलपमेंट होती है? ओके, मैं खुद भूल गई, क्या नाम था उसका, ये हाँ एसएम लिपसेट, हाँ एसएम लिपसेट ने बोला था, नहीं एसएम लिपसेट नहीं, डैनियल बेल ने बोला था, हाँ डैनियल बेल ने बोला था, सॉरी। तो ये डैनियल बेल हो गए, और हमारे घबराए हुए जेके गलब्रेथ हो गए। उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि इसमें हमें सेंट्रलाइजेशन होता है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता है, प्रोफेशनलाइजेशन और टेक्नोक्रेटाइजेशन। तो ये सारी डेवलपमेंट हर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखने को मिलती है, चाहे आइडियोलॉजी कुछ भी हो, ठीक है। और जो न्यू रूलिंग क्लास होती है उसमें ब्यूरोक्रेटिक होते हैं और टेक्नोक्रेटिक एलीट होते हैं। अब मैं आपको ये बंदा इसलिए भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें टेक्नोक्रेटिक एलाइट्स, ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स, इन सब की बात हुई थी, ठीक है। इस बंदे का नाम नहीं था शायद उसमें, लेकिन ये स्टेटमेंट ज़रूर थी, तो यहीं से ये स्टेटमेंट उठाई गई थी। और ये बोला गया कि रूलिंग क्लास, जो नई रूलिंग क्लास है उसमें ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स है और टेक्नोक्रेटिक एलीट्स है, और ये इमर्ज हुए हैं एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। दिस क्लास बिलोंग नाइदर टू द वर्किंग क्लास नॉट टू द कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो ये जो क्लास थी, ये जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, ये जो टेक्नोक्रेटिक एलीट्स है, मतलब कि जो ये न्यू रूलिंग क्लास है, ठीक है, ना ही वो कैपिटलिस्ट है और ना ही वो वर्किंग क्लास है, ये अलग न्यू रूलिंग क्लास इमर्ज हुई है। तो बेसिकली न्यू रूलिंग क्लास का अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है कभी, तो गैलब्रेथ से याद रखना, हमारे घबराए हुए इंसान से, जिन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। और ये जो न्यू रूलिंग क्लास कौन कौन सी है? दो, एक ब्यूरोक्रेटिक और एक टेक्नोक्रेटिक एलीट, ठीक है, ना ये कैपिटलिस्ट है ना ये वर्किंग क्लास है। प्लस ये इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जो कि एंटी ब्यूरोक्रेटिक है और एंटी कैपिटलिस्ट नहीं है, एंटी कैपिटलिस्ट नहीं है, एंटी ब्यूरोक्रेटिक है, जो आज का समाज है कंटेम्प्रेरी। देन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये 3 जगहें थी जहाँ पे ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस का एक मैसेज था इन नेशंस के लिए, जो कि जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो वहाँ पे भी बोला गया कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी जल्दी ही यहाँ पे आने वाली है, मिराज ऑफ कम्युनिज्म क्रिएट हो चुका है। इट इज़ नॉट अ मिराज ऑफ कम्युनिज्म, इट इज़ अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और हमारे जो फेमस है फ्रांसिस फुकुयामा, उनका द एंड ऑफ हिस्ट्री पब्लिश इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट यानी कि ये एक जर्नल है, ठीक है, ना कि वैसा लिखा हुआ है। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी फ्रांसिस फुकुयामा क्या भी पेपर है, ठीक है। अब देखो, वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी था डैनियल बेल का, एंड ऑफ आइडियोलॉजी इनकाउंटर के साथ, तो इनकाउंटर किसका हुआ था और एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसकी हुई थी, मैंने आपको बताया था, अब मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट में बता देना। और एंड ऑफ आइडियोलॉजी एक डैनियल बेल का था, एक एंड ऑफ आइडियोलॉजी इनकाउंटर वाले बंदे का था, और एक फ्रांसिस फुकुयामा का है एंड ऑफ हिस्ट्री। क्या है? एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसमें वो बोलते हैं कि लिबरलिज्म जो है सबसे ज़्यादा को वो फेवर करते हैं कि लिबरलिज्म आ गया, इसके बाद सबसे अच्छा मतलब लिबरलिज्म को मानते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री उनका जो है, और इसको हम कभी और डिटेल में भी पढ़ लेंगे। बाकी अगर ये वाला जो ऊपर पैराग्राफ मैंने बताया ना, गैलब्रेथ वाला नहीं भी आया ना समझ, कोई बात नहीं, बस वो टेक्नोक्रेटिक एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट याद रखना, और ओपन मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बस सिस्टम मतलब। देन इसमें फुकुयामा का लिबरल डेमोक्रेसी को वो फेवर करते हैं। इट इज़ लाइक वो सबसे मानते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो ही मैनकाइंड की एस्पिरेशंस को पूरा कर सकती हैं। और एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो थीसिस था उसको क्रिटिसाइज किसने किया था? तो अगर ऐसा एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस है, कोई स्टेटमेंट है, वो फेवर में लिखी है, ठीक है, इसके एंड ऑफ आइडियोलॉजी के फेवर में वो कुछ स्टेटमेंट लिखी है और इनमें से किसी का भी नाम मेंशन्ड है वहाँ पे, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ये
इसको क्रिटिसाइज करते हैं। कौन कौन? सीबी मैकफियरसन, हमारा क्रिएटिव बच्चा। अब आप कहोगे मैम क्रिएटिव बच्चा क्यों बोल रहे हो सीबी को? क्योंकि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी क्रिएटिव बच्चा की, फर्स्ट डेमो था मेरा यूट्यूब पे, वो लेक्चर मैंने सीबी मैकफियरसन पे लिया था, पढ़ लेना। एलिसडाइन मैकटायर, अच्छा जो मैं बताती हूँ ना मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। सी राइट मिल और रिचर्ड टिटमस, ठीक है। फिर सी राइट मिल्स जो है वो स्टेटस को में मानते हैं कि आइडियोलॉजी जो है, क्योंकि वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो बोलते हैं कि तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो लोग बोलते हैं ना, इसका मतलब वो ऐसे लोग हैं जो स्टेटस को में मान रहे हैं। तो सी राइट मिल स्टेटस को के खिलाफ है, ठीक है। सीबी मैकफियरसन का तो मैंने सब कुछ बता ही रखा है आपको पहले से ही कि वो क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, तभी मैंने उसका नाम क्रिएटिव बच्चा रखा था, ठीक है। रेडिकल डेमोक्रेसी में मानते हैं। एलिसडायर मैकइंटायर अगेंस्ट द सेल्फ इमेजेस ऑफ द एज, ये भी एक फेमस ऑथर है पर यूनिक ऑथर भी हैं कि इनका कभी कभी टफ पेपर आएगा तो इनका नाम आ सकता है, आया भी हुआ है। अगेंस्ट द सेल्फ इमेजेस, तो मैकलेन टायर, तो ये टायर से कुछ रिलेट कर लेना, सेल्फ इमेज टायर ऐसे करके कुछ, ठीक है। टायर की अपनी एक इमेज बना लेना अपने दिमाग में, सेल्फ इमेज बना लेना टायर की कि तुम टायर से खेल रहे हो, तो ऐसा याद रह जाएगा। प्लस हमारा आ गया यहाँ पे लिबरलिज्म, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको वो सारी आइडियोलॉजीज बताऊंगी, और अभी मैंने आइडियोलॉजी से पहले एक ओवरव्यू दे दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक मार देना, और क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बहुत लंबा हो गया वीडियो, आई नो आधे घंटे का बोला था पर ज़्यादा लंबा हो गया, बट ये मेरे को 10 पेज का कंप्लीट कराने थे ताकि अगले लेक्चर से मैं लिबरलिज्म शुरू कर सकूँ, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, ये सारी आइडियोलॉजीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।